हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार की क्लासेस। डेट आज की 24 मार्च 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पेइंग द ड्यूज। अभी जो कोविड-19 की सेकंड वेव आ गई है, दूसरा जो पिछले साल इस टाइम पर लॉकडाउन इम्पोज किया गया था, उसके चलते हमें पता है कि जो बैंक लोन्स में जो मॉरेटोरियम और जो रिलैक्सेशन दिया गया था बैंक लोन्स को रिटर्न करने में, उसको पहले तो 3 महीने के लिए दिया गया था, फिर उसके बाद में 3 महीने का और एक्सटेंशन दिया गया था। तो उसके चलते क्या है, जिन लोगों के पास में लोन चुकाने के लिए पैसा भी अवेलेबल था, उन लोगों ने भी इस मॉरेटोरियम स्कीम का कहीं ना कहीं बहुत गलत फ़ायदा उठाया। चलो ठीक है, उस टाइम पर एनपीएस बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से कैटेगराइज हो सकते थे, तो उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था जिसमें ये कहा कि आप बैंकों को और आरबीआई को कि आप जो कस्टमर्स हैं उन पे आप प्रेशर नहीं बना सकते हो, क्योंकि अभी जो है वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुकी पड़ी हैं, तो आप उनसे पैसे ना मांगे और साथ में ना कोई पीनल मतलब एक तरीके से पनिशमेंट के तौर पे भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ना लगाए, ना कंपाउंड इंटरेस्ट वहाँ पे अप्लाई किया जाए। ये सारे प्रोविजंस पिछले साल कर दिए गए थे, बट अब फिर से कोविड-19 आ चुका है, एक तरीके से वेव देखने को मिल रही है, लॉकडाउन लगने का डर भी है। तो अब एक तो इकोनॉमी को लेकर के चिंता की बात है कि क्या वाकई में फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। अगर लगा दिया जाएगा तो उसके बाद में फिर इकोनॉमी क्या फिर से उसी परिस्थिति में चल जाएगी जिस परिस्थिति में पहले थी, मतलब हॉबलिंग करेगी, मतलब लंगड़ा करके चलना शुरू हो जाएगी इकोनॉमी। क्योंकि ऑलरेडी अभी भी आप देखो, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत रिवाइवल की तरफ पहुंची है और बहुत हद तक अपने आप को रीगेन भी कर पाई है प्री पैंडेमिक लेवल तक, बट वो अचीवमेंट प्रॉपर नहीं है अभी भी। तो ऐसे चल के ये पूरा आर्टिकल है, ये आप खुद से डिस्कस करोगे। जो मेन जिस्ट था वो बता दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है कि अब एनपीएस का कैटेगराइजेशन, उनका रेजोल्यूशन वो करना है वो कीजिए, और साथ में मॉरेटोरियम स्कीम अब ज़्यादा एक्सटेंड नहीं की जा सकती है, नहीं तो क्या होगा, बैंकों की बैलेंस शीट बिगड़ जाएगी और वो बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो डिस्कस नहीं करेंगे, मेन चीज़ तो वो बता दी। इधर पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो सीज फायर ऑब्जर्वेंस में आना और साथ में पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनके द्वारा जो एक स्टेटमेंट देना कि हाँ हम आगे मिलकर के साथ काम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी 3 से 4 आर्टिकल्स में डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, आप एक बार खुद से पढ़ सकते हो इस आर्टिकल को। इसके अलावा हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है ये रिंगिंग आउट द ओल्ड। इसमें क्या है, जो अभी स्क्रैपिंग पॉलिसी, न्यू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी रिलीज़ की गई मतलब होने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक कंसर्न शो कर रही है कि पोल्यूशन को लेकर के और जो रोड एक्सीडेंट्स कितने सारे होते हैं उनको दोनों को कैसे कंट्रोल में किया जाए, तो उसके ध्यान में रख करके ये नई स्क्रैपिंग व्हीकल पॉलिसी लेकर के आई गई है। तो देखेंगे इस आर्टिकल को, अच्छा आर्टिकल है। रिपोर्ट हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं न्यूज़ में। ठीक है, ये डिस्कशन नहीं करेंगे इस आर्टिकल का, ये भी नहीं देखेंगे। तो एक आर्टिकल तो हो गया एडिटोरियल से। फिर नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ये वाला, कंडीशंस अप्लाई। एमटीपी बिल जो कि अभी लोकसभा में पारित हो चुका है और 17 मार्च को राज्यसभा की तरफ से भी अप्रूवल मिल गया है। एमटीपी का मतलब हो गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को यहाँ पर राइटर्स के द्वारा एनालाइज किया जा रहा है कि इन चीज़ों को थोड़ी और क्लियर कर दिया जाता, या फिर कहीं ना कहीं थोड़ी वेगनेस बनी हुई है, उसके अंदर क्लैरिटी लानी ज़रूरी है। तो इस आर्टिकल को हम देखेंगे। इस आर्टिकल को आप खुद से देखोगे। पोस्ट कोविड प्रिस्क्रिप्शन, कि कोविड-19 के बाद में जो कुछ भी अब सिनेरियो बना हुआ है उसमें क्या काम किया जा सकता है, जिसमें जैसे कि सेल्फ रिलायंस इन हेल्थ को आप प्रमोट कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे काम किया जा सकता है, ग्रीन टेक्नोलॉजी में अपने आप को असर्ट किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आप खुद से देखोगे, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाई हुई चीज़ है। ओके, इसके अलावा हम दूसरा आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ये वाला कि व्हाट दे लॉस्ट इन लॉकडाउन। माइग्रेंट वर्कर्स को कितना ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है, तो एक माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड ये वाला आर्टिकल हम देखेंगे। बाकी ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ये अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एक आर्टिकल को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है रिंगिंग आउट द ओल्ड। देखो, गवर्नमेंट ने अभी नई पॉलिसी जो ओल्ड व्हीकल्स को या अनफिट व्हीकल्स को स्क्रैप करने के लिए लॉन्च की है पिछले ही हफ्ते, जिसको लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी के द्वारा। तो ये एक अपने आप में बहुत ही सही दिशा में एक कदम है कि जो पुरानी कारें हैं और पुराने जो व्हीकल्स हैं उनको स्क्रैप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज लगभग
1 करोड़ ऐसे व्हीकल्स है जो कि इंडियन रोड्स पे दौड़ रहे हैं जिनकी एज जो है वो 15 साल या उससे ज़्यादा है। तो ऐसे में ये वेल डॉक्यूमेंटेड और एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या रोड सेफ्टी रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओल्ड ऑटोमोबाइल्स को इस पॉलिसी के बेसिस पे अगर डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया जाता है टाइमली मैनर में तो ये एक अच्छी दिशा में अच्छा कदम है। तो देखो इसमें काम कैसे होगा, फेज्ड और नॉन कोर्सिव मैनर में, मतलब एक साथ नहीं होगा स्क्रैपिंग सारे व्हीकल्स का और साथ में किसी पे दबाव नहीं बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा, फिटनेस टेस्ट करवाने के लिए बोला गया है कि हर साल या पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद में फिटनेस टेस्ट होगी हर व्हीकल की, जिससे क्या होगा उसका पता पड़ जाएगा कि वो वाकई में उसकी एज क्या है उस व्हीकल की और वो क्या फिट है रोड्स पे चलने के लिए। तो जैसे ही ये कंडीशंस फुलफिल हो या ना हो उसी के अकॉर्डिंग फिर बाद में व्हीकल्स को स्क्रैप करने के लिए मालिक को जो है वो इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि आप पुराने व्हीकल को स्क्रैप कराओ और नए व्हीकल में 5% तक जीएसटी में और ये मतलब 5% कॉस्ट में आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें प्रोविजंस किए गए हैं। एक कॉर्सिव नहीं है, परसुएडिंग मैनर है ये, परसू करना कि हाँ तय मतलब परसुएड करना, राज़ी करना लोगों को, ठीक है। साथ में जो पॉल्यूटिंग व्हीकल्स है वो भी हट जाएंगे, अनसेफ व्हीकल्स है वो भी हट जाएंगे। तो देखो पॉल्यूशन तो वैसे ही बहुत बड़ी मुश्किलों का कारण है और दूसरी तरफ रोड सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग 1.5 लाख लोगों की जान जाती है हर साल इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। तो उसके चलते हमें ये करेक्शन करना ज़रूरी था। रही सही में जो ऑनर्स अपने व्हीकल को लेकर सेंटिमेंटल हैं उनको भी रिलैक्सेशन दी, जैसे विंटेज कार्स हैं उनके लिए अगर कोई वो कनेक्टेड है तो उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि हाँ चलो ठीक है आप अपने व्हीकल को रखो बट आपको थोड़ा बहुत आपको व्हीकल का जो भी आपके व्हीकल की वजह से जो भी प्रॉब्लम हो सकती है पोल्यूशन की वो उसके लिए आपको थोड़ा पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो अप्रैल 2022 से ये पॉलिसी है वो काम करना शुरू कर देगी और साथ में गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल भी सेट कर दिया है कि जो लगभग 2.5 लाख के लगभग ओल्ड व्हीकल्स है ना जो अलग अलग एजेंसीज गवर्नमेंट के पास में है, ठीक है, गवर्नमेंट की एजेंसीज के पास में भी 2.5 लाख के लगभग पुराने व्हीकल्स हैं। तो गवर्नमेंट सबसे पहले तो खुद आगे कदम बढ़ा रही है कि हाँ सबसे पहले हम हमारे व्हीकल्स को स्क्रैप करेंगे। साथ में मैंडेटरी टेस्ट जो मैंने फिटनेस टेस्ट की बताई जिसमें कि हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स है ना, ट्रक होते हैं, लॉरीज होती हैं इनका, तो इससे क्या इसकी शुरुआत हो जाएगी अप्रैल 2023 से। फिर उसके बाद में जून 2024 से बचे हुए दूसरे ऑटोमोबाइल्स का भी टेस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो देखो ये एक तरीके से व्हीकल ऑनर्स को एक तरीके से पुश देना है, शुरुआत करना है इस पॉलिसी की तरफ से। ये एक शुरुआत है कि देखो जो लोग भी अच्छे व्हीकल रखेंगे उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा और जो लोग भी पुराने बूढ़े व्हीकल रखेंगे उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उनको फिटनेस टेस्ट के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे जिससे कि वो अपने पुराने व्हीकल को स्क्रैप करा सकें, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे ये ऑटो इंडस्ट्री को एक स्टिमुलस भी मिलेगा क्योंकि एक तो क्या है व्हीकल नए व्हीकल्स की डिमांड आएगी, दूसरी फ्यूल एफिशिएंसी पर भी ध्यान देना पड़ेगा लॉन्ग रन के अंदर, या फिर एक ये अच्छा मौका है जहां से एक लाइन खींची जा सकती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है ना वो भी कहीं ना कहीं अब जल्दी से जल्दी लाई जानी चाहिए। डीजल व्हीकल अगर 10 साल से पुराना है और पेट्रोल व्हीकल अगर 15 साल से पुराना है तो देखो दिल्ली की रोड पर तो उनको पहले से ही बंद कर रखा है। नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी रूलिंग आ गई थी 2015 में, क्योंकि दिल्ली में हमें पता है पॉल्यूशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। वेस्ट बंगाल ने भी ऐसा ही कुछ सिमिलर एक प्रोविज़न स्टार्ट किया था जिसमें 15 साल से पुराने जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, बट वही अभी तक वो प्लान ही है, डॉक्यूमेंट्स में ही है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। दूसरा वजह बताई जा रही है कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। इसके अलावा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2019 से शुरू किया हुआ है जिसमें जो रिटायर्ड ओल्ड कार्स हैं उनको एक पर्टिकुलर मतलब उनको कहीं ना कहीं उनको रिमूव कर दिया जाएगा रोड से। बट प्रॉब्लम क्या है कि कोई डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं है, जैसे यहाँ पे बोल दिया ना 10 साल का पॉइंट बोल दिया, 15 साल का पॉइंट बोल दिया या फिर फिटनेस टेस्ट की बात कर दी, ऐसा कुछ क्लैरिटी नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे कम से कम एक शुरुआत तो ही ना, एक स्पोरेडिक इनिशिएटिव तो है ना, एक सिग्नल तो दिया है ना गवर्नमेंट की हाँ वाकई में हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करना है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर देखें तो एनजीटी की रूलिंग देखो पहले से आई हुई है, सरकार ने अभी ये नई पॉलिसी लॉन्च कर दी है, तो ऐसे में क्या हो गया एक लीगल कॉन्फ्लिक्ट आने का स्कोप बना हुआ है। तो एक लीगल ओपिनियन लिया जाएगा कि वाकई में
अभी जो पॉलिसी है वो एनजीटी की रूलिंग को ओवरटेक करेगी या फिर एनजीटी जो है वो एनसीआर के लिए, नेशनल कैपिटल रीजन के लिए एज इट इज़ अप्लाई रहेगा, और रही सही में बाकी जो देश है, बाकी बचा हुआ कंट्री, उसमें अलग से अप्लाई होगा। जो कुछ भी होगा वो लीगल ओपिनियन के बेसिस पे फाइनलाइज कर लिया जाएगा। देखो ये जो अनाउंसमेंट है ना स्क्रैपिंग पॉलिसी का, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने आप में इम्पोर्टेंट सिग्नल है, क्योंकि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड की 30 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में से इंडिया के अंदर है 22 सिटीज़। तो अब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है, और हम लोग जो सिटीज़ में रहते हैं वो कितना ज़्यादा परेशान, मतलब कैंसर जैसी बीमारियाँ, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये मेन सोर्स है एयर पोल्यूशन का, पर्टिकुलरली बात करें सिटीज़ की। तो ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो टेस्टामेंट है ना, गवर्नमेंट का अपना खुद का जो रेजोल्यूशन है कि हाँ हम कैसे भी करके पोल्यूशन को स्ट्रक डाउन करेंगे, तो उसकी तरफ एक सही दिशा में सही कदम है। ठीक है, इसके अलावा जो मोटर व्हीकल एक्ट आया था 2019 में, उसमें रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने का टारगेट रखा गया था, रोड सेफ्टी को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, वो भी अब कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट होगी, क्योंकि पुराने व्हीकल्स अगर रिमूव हो जाएंगे तो नए व्हीकल्स में क्या अभी मैंडेटरी कर दिया गया है कि एयर बैग्स आपको लगाने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें मतलब कैसे भी करके रोड सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर हो सके, तो वो भी कहीं ना कहीं इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बात कंसिडर की जा सकती है। ठीक है ना, तो इंडियन रोड्स पे अच्छे व्हीकल चलेंगे, नई टेक्नोलॉजी के व्हीकल चलेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा, पैसेंजर्स भी सिक्योर और एक सेफ ड्राइव और सेफ ट्रैवल कर पाएंगे आराम से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कदम होना चाहिए वो अब जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का है, वो भी आ जानी चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कंडीशंस अप्लाई। आर्टिकल लिखा है सान्या कुमार और रक्षंदा देका के द्वारा। देखो, लोकसभा ने 17 मार्च 2020 को मैटरनिटी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2021 का ये पारित ऑलरेडी हुआ था। अब राज्यसभा ने भी अपनी तरफ से अप्रूवल दे दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब केवल प्रेसिडेंट के एसेंट बाकी है, बाकी ये बिल जो है कानून बन गया। ठीक है, बिल की अगर बात करें तो इसकी बढ़ाइयाँ हम कर सकते हैं कुछ चीज़ों में, कि एक तो जो ऑलरेडी ज़रूरत थी कि मच नीडेड डिपार्चर की, पहले से जो ये मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में दो प्रोविज़न मतलब कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को करेक्ट करने की ज़रूरत थी। एक तो क्या, ये जो नया बिल है ना, इसने रिप्लेस कर दिया है मैरिड वुमन, एनी मैरिड वुमन और हर हस्बैंड। इस हस्बैंड वाली टर्म को हटा करके एनी वुमन और हर पार्टनर। कहने का मतलब शादी के अलावा भी अगर कोई अपना रिलेशनशिप रखती है कोई लेडी, ठीक है, और उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस केस में भी अब वो फ्रीली इस जो एमटीपी एक्ट के बेसिस पे उनको जो प्रोविजंस अवेलेबल हैं वो एक्सेस कर पाएंगी। तो ये जो कंटेम्पलेटिंग टर्मिनेशन है ना, जिसमें मतलब इच्छा से कोई अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म करवाना चाहता है, तो उस केस में ये जो प्रोविज़न किया गया है ना कि हस्बैंड नहीं, अगर उसका पार्टनर भी हो, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप भी अभी कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर के चलते इंडिया में प्रेवलेंट होती चली जा रही है, राइट। तो उसके चलते ये मैरिज के आउटसाइड भी अगर कोई प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उसको टर्मिनेट कराने का अलाउ करना। दूसरा जो प्रोविज़न है वो ये कि जो टाइम लिमिट पहले थी कि कौन से पर्टिकुलर टाइम लिमिट में अबॉर्शन कराया जा सकता है, उस टाइम लिमिट को भी अब इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो बोले ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें एक तरीके से अच्छा भी समझना चाहिए, बट थोड़ा बहुत इसको हमें एक तरीके से डायग्नोस करने की भी ज़रूरत है, एक तरीके से डिकोड करने की भी ज़रूरत है। 1971 का जो एक्ट था वो देखो मोरल बाइसिस पे था कि सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है ना वो मैरिज के बाहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1970s की बात है ये, उस टाइम पे इतना ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर का इतना हमारे यहाँ पर इतना था नहीं। दूसरा, एक एबलिस्ट अप्रोच थी, मतलब जो कैपेबल है वो करवा सकता था और जो एबल नहीं, जो अनेबल है वो परेशानियों का सामना करता, एक तरीके से जूझता रहता था। दूसरा, एक स्ट्रॉन्ग यूजेनिक एम्फेसिस भी देखने को मिलता था। यूजेनिक का मतलब हो गया कि आप जेनेटिकली, आप जो भी पॉपुलेशन है उसमें जेनेटिकली आप एक बैलेंस लाना चाह रहे हो, जैसे मेल और फीमेल का, जैसे सोनोग्राफी करवाना या फिर इलीगल वे के अंदर, जैसे कि आप कहो मतलब जो फीमेल फिटिसाइड होता था वो ज़्यादा प्रेवलेंट देखने को, मतलब ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ करता था।
तो स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें या रीजंस की बात करें ना, 1971 का एक्ट जो था वो क्या था कि मदर या फिर मैरिड वुमन उनकी बात मेन की जा रही थी। तो उनको इस प्रेगनेंसी को ख़त्म करवाना या फिर अबॉर्ट करवाना, उसके लिए मदर और मैरिड वुमन की डेफिनेशन दी हुई थी। जबकि अभी जो बिल आया गया है इसमें क्या कर दिया गया है कि कैसे भी करके अब वुमन अपने पार्टनर के साथ में, यहाँ पर क्या हस्बैंड वर्ड था उसको रिमूव कर दिया गया है। इसके अलावा 1971 में जो एक्ट था, उस एक्ट में क्या था कि वुमेन की मेंटल हेल्थ को या फिजिकल हेल्थ को रिस्क बता करके और टेंडेंसी ये दिमाग में रखिए कि हाँ यूजेनिक ग्राउंड की हाँ हमें बेटा चाहिए, उस चीज़ को दिमाग में लगा करके और लीगली फिर परमिशन ले ली जाती थी, फिर अबॉर्शन करा लिया जाता था। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि हर केस में एक पैट्रियार्की का जो माहौल है उसका आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं फोकस है। रही सही में ये जो प्रॉब्लम थी जिसके अंदर एक तो मेल वाला जो पॉइंट था, हस्बैंड की जगह पार्टनर को अलाउ कर देना, और दूसरा ये एक्सटेंशन ऑफ द पीरियड, ये कहीं ना कहीं अभी थोड़े वेलकमिंग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे थोड़ा ये डिकोड करेंगे तो और समझ में आएगा हमें। तो ये जो कैपेसिटी थी कि जो ज़रूरत थी कि वाकई में एक वुमेन की डिग्निटी, खुद की अपनी बॉडीली डिग्निटी या फिर अपनी खुद की ऑटोनॉमी और एक कॉन्फिडेंशियलिटी कि हाँ वो अपनी लाइफ में क्या चाहती हैं, और साथ में वुमेन को जो जस्टिस मिलना चाहिए उसको लेकर के अगर बात करें तो इस टर्मिनेट मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाने का जो प्रोविज़न है इसको हमें थोड़ा सा क्लोजली एग्जामाइन करने की ज़रूरत है। इससे और ज़्यादा समझ में आएगा कि अभी जो ये बिल है जो अभी राज्यसभा से पारित हो चुका है, लोकसभा से पहले पारित हो चुका था, तो इसके क्या मायने हैं। देखो, एक तो क्या है कि अपर जो जेस्टेशनल लिमिट है, मतलब जो प्रेगनेंसी के बाद में जो पूरा पीरियड होता है ना, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए फिर उसके बाद में बच्चा जब तक डिलीवर नहीं होता उसको जेस्टेशनल पीरियड बोला जाता है। ठीक है, तो जेस्टेशनल लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया है क्योंकि जो 1971 का एक्ट है उसका सेक्शन 3 क्लॉज 2 है, उसमें लिमिट दी हुई थी 12 वीक्स तक अबॉर्शन कराया जा सकता है, बट उसको एक्सटेंड करके अब कितना कर दिया है, 20 वीक्स के लिए। पर एक चीज़ है कि इसमें वन मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन लेने की ज़रूरत है। दूसरा जो प्रोविज़न किया गया है वो सेकंड कैटेगरी में, जिसमें ये किया गया है कि जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट तभी करवाया जा सकता है, अबॉर्शन तभी कराया जा सकता है जब दो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की ओपिनियन ले ली जाए। तो इसको भी अब एक्सटेंड करके कितना कर दिया, पहले ही हुआ करता था ये टाइम पीरियड 12 से 20 हफ्तों तक का, जो कि यहाँ पे मैंने हफ्ते नहीं, मैंने बोल दिया शायद हफ्ते ही हैं वो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो इंक्रीज करके अब कितना कर दिया, 20 से 24 हफ्तों तक का। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये आ गया कि टाइम एक्सटेंशन ज़्यादा दे दिया गया है। तो सेकंड कैटेगरी जो है ना, इसके लिए थोड़ा सा राइटर बोल रही हैं कि यहाँ पर कुछ एम्बिग्यूटीज आ रही हैं, कुछ एम्बिग्यूटीज है, क्लैरिटी कम आ रही है, क्योंकि इसमें दो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का आप ओपिनियन लोगे, तो अगर एम्बिग्यूटी वहाँ पर रहती है तो एग्जीक्यूटिव ओवर रीच कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। मतलब पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, या फिर जो भी सरकार है वो अपने हिसाब से ये जो रेंज है 20 से 24 महीने वाली, इस रेंज में कौन सी रेंज को कंसिडर करेगा। मान लो कि कोई अगर मेडिकल टर्मिनेशन के लिए जाए और वहाँ पर वो 23 महीने का बच्चा है पेट में, 23 हफ्तों का, महीने निकल रहे हैं बार बार, 23 हफ्तों का अगर बच्चा है और वो अगर किसी कारणवश उस बच्चे की प्रॉब्लम की वजह से, या फिर हो सकती है कि जो मदर है वो कहीं ना कहीं ट्रॉमा का सामना कर रही है, परेशानियों का सामना कर रही है, तो 23 महीने में वहाँ पहुँचती है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है ना। बट गवर्नमेंट ने अब इस कानून के बाद में जो डेलीगेशन के बेसिस पे जो रूल्स डिक्लेयर किए उसमें मान लो केवल 20 वीक्स ही दिए हैं, तो इस केस में तो फिर ये तो एक तरीके से लीगली इनको पनिशमेंट हो जाएगी, तो ये एग्जीक्यूटिव ओवररीच हो सकती है। तो इसको थोड़ा क्लियर करने की जरूरत है। ये रेंज जो है ना, इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम करने की, मैक्सिमम कितनी 24, तो इसको ये क्लियर करने की जरूरत है। इससे क्या होगा कि कोई भी लाइफ को कोई भी थ्रेट हो तो उससे क्या होगा, बचाया जा सकता है, मदर को भी और फिर उस बेबी को भी, राइट। इसके अलावा प्रेगनेंसीज की अगर बात करें, उसको टर्मिनेट करना, इसमें ये चीज़ देखी जाएगी
कि लाइफ के लिए अगर प्रिजुडाइज है, मान लो कोई बेबी है, अगर उसको उसकी मदर अगर कंटिन्यू रखती है उसको अपने पेट में, मतलब अपनी कोख में, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अगर उनको मदर को, प्रेग्नेंट वुमन को अगर मेंटल या फिर हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है तो उस केस में टर्मिनेशन इज अलाउड। दूसरा, अगर चाइल्ड जो है वो एबनॉर्मल है और अगर वो डिलीवर हो जाता है तो डिलीवरी के बाद में वो अपनी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों का सामना कर सकता है, तो उस केस में अबॉर्शन इज अलाउड। ठीक है। सेक्शन 3 क्लॉज 2B वो ये कहता है कि अपर जेस्टेशनल पीरियड जो है ना, अपर जेस्टेशनल लिमिट जो 24 महीने की यहाँ पे दी हुई है, वो इनएप्लीकेबल रहेगी अगर कंडीशन ये हो कि मेडिकल बोर्ड का ये कहना है कि बच्चा अगर पैदा होता है तो उसके बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ रहेंगी जिससे कि लाइफ उसकी मुश्किल हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझना यहाँ से कि ये 24 महीने की लिमिट है ना, उसको भी ब्रीच करने के लिए अलाउ किया जा रहा है अगर बच्चा ज़्यादा परेशान हो सकता है फ्यूचर में, अगर जो भ्रूण है, ठीक है, फीटस जो है वो अगर सब्सटेंशियल एबनॉर्मेलिटीज़ का सामना कर रहा है, कुछ ना कुछ परेशानियां अगर उसके साथ में है तो। ओके, तो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि अबॉर्शन होगा ना तो वो कोई कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस, कोई मतलब परेशान करने वाली या फिर ऐसी कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस बन गई कि हाँ अब तो कराना ही पड़ेगा, तो ही अबॉर्शन वहां पे अलाउड है। तो पॉइंट क्या आ गया कि एक्ट का मेन प्रोविजन है कि मदरहुड तो एक नॉर्म है, कि मदरहुड मतलब बच्चे को डिलीवर करना वो तो है ही, पर हाँ अगर अबॉर्शन के लिए कोई मदर जाती है दैट शुड बी एक्सेप्शन, वो एक एक्सेप्शन होना चाहिए, वो एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नॉर्मल वे में ही कोई अपने हिसाब से मुंह उठा के और बाद में पहुंच जाए। तो बिल जो है वो क्लियर बोल रहा है कि नीड है ना प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की, वो तो फिर भी एक्सेप्टेबल होगी, वांट एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ऐसा नहीं कि मैं चाहती हूं, नहीं नहीं, मेरी ज़रूरत है, नहीं तो मेरी खुद की ज़िंदगी को खतरा है, तो ऐसे केस के अंदर अबॉर्शन इज अलाउड। ठीक है, तो नीड को तो देखो एक्सेप्ट किया जा रहा है, बट वांट को यहाँ पर एकदम से डिस्कार्ड करने की बात की जा रही है। साथ में राइट टू अबॉर्शन की अगर बात करें तो वुमन अपनी अगर डिग्निफाइड लाइफ को जीना चाहे तो राइट टू अबॉर्शन शुड बी हर, है ना, उसका खुद का होना चाहिए। इसके अलावा अगर फिजिकल या मेंटल हेल्थ को कोई ग्रेव इंजरी हो सकती है तो उस केस में वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है। रही सही में अगर इसी केस में मतलब उनकी बॉडी को अगर कहीं ना कहीं कोई परेशानी हो तब जाकर के उनको ये फ्रीडम या फिर उनको ये डिसीजन मेकिंग पावर दी जा रही है, तो उस केस में तो उनकी बॉडीली ऑटोनॉमी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। इसके अलावा मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन क्या होगा वो भी तो देखने वाली बात है ना। अच्छा, टर्मिनेशन कब अलाउ किया जाएगा, जैसे हमने कैटेगरीज देखी, फर्स्ट कैटेगरी जिसमें एक मेडिकल प्रैक्टिशनर अलाउ कर अपने ओपिनियन देगा कितने हफ्तों तक की, अगर कितने हफ्तों तक की अगर प्रेगनेंसी हो तब इसकी टर्मिनेशन हो 20 हफ्तों तक, और अगर अब 20 से 24 हफ्तों के बीच में अगर अबॉर्शन करवाना होगा तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर वुमेन बहुत ज़्यादा एंजाइटी का सामना कर रही है और उस केस में अगर यहाँ पर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स उसको अलाउ नहीं करते हैं तो ये तो कहीं ना कहीं फिर उसकी ऑटोनॉमी को कहीं एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करना अकॉर्डिंग टू द राइटर्स। ठीक है। इसके अलावा सीरियस फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ या फिर जो फीटल है, जो भ्रूण है पेट में, उसकी सब्सटेंशियल एबनॉर्मेलिटीज़, इन कंडीशंस को देख करके अगर आप फिर बाद में एक पर्सन को अलाउ करते हो कि हाँ ठीक है अब ये मेडिकल टर्मिनेशन किया जा सकता है एक प्रेगनेंसी का, तो वो तो प्रिजुडाइज भी तो हो सकता है ना, कोई मतलब एक तरीके से उस पर्सन के अगेंस्ट में भी तो जा सकती है, उससे कोई दुश्मनी की भावना हो, उससे कोई ऑलरेडी पहले से कोई एक प्लान की हुई चीज़ हो, तो पर्सन की खुद की स्पेशल नीड्स हैं, उनको भी तो आप प्रिजुडाइज कर रहे हो ना कि एक आप वन साइज फिट्स ऑल, ये कंडीशन आप हर जगह पे अप्लाई नहीं कर सकते हो। राइट, सेम चीज़ है। देखो दूसरी तरफ अगर हम देखें, अनडाउटेडली बिना कोई शक के अगर वुमेन के राइट की अगर बात करें तो टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, और ये कहीं ना कहीं उनकी अपनी खुद की ऑटोनॉमी रहती है। देखो इन्हीं चीज़ को सर्कमस्टांसेस को इनको रिपीट कर रहे हैं, बट यहाँ पर पॉइंट जो मेन है ना वो ये है कि एबलिज्म है ना वो ज़्यादा एक तरीके से यहाँ पर हावी होता हुआ दिखा है। एबलिज्म का मतलब कि कैपेबल कौन है, कौन सक्षम है,
जैसे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो सेकंड कैटेगरी थी, यहाँ पे हमने देखी सेकंड कैटेगरी जिसमें 20 से 24 हफ्ते तक का जो टाइम दिया हुआ है, उसमें आप देखोगे कि जो साइंटिफिक और लेजिस्लेटिव विजडम के बेसिस पे आप डिफाइन करोगे कि 24 हफ्ते के अंदर अंदर या 24 हफ्ते के बाद में मेडिकल टर्मिनेशन किया जा सकता है प्रेगनेंसी का, तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें देखने को ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि एक तो ये कि अगर उस लेडी के साथ में कोई खुद की पर्सनल प्रॉब्लम है और दूसरा जो फीटस के साथ में प्रॉब्लम है, वो दोनों चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं लाउडेबल है, इसको अप्रेज करने की ज़रूरत है। बट हमें यहाँ पर दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो क्या चीज़ है यहाँ पर कि अगर 24 महीने के बाद में भी अगर टर्मिनेशन किया जा सकता है, अगर फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कभी भी करवा सकते हो, मेडिकली वो सेफ़ है। अगर 24 महीने की अगर आपने सीलिंग्स को ब्रेक कर दिया है कि भाई कोई भी फीटस को अगर प्रॉब्लम है, एबनॉर्मल फीटस है, ठीक है, जिसको बाद में जन्म के बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तो 24 हफ्ते के बाद में भी अगर आप ये टर्मिनेशन अलाउ करते हो, तो उस केस में ये चीज़ क्लियर होगी कि हाँ, यहाँ पर तो फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी आफ्टर 24 वीक्स इज सेफ। एक तो ये चीज़ क्लियर हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, बिल ने अपनी तरफ से ये कहा है कि 24 हफ्ते की जो ये सीलिंग दी हुई है, ये साइंटिफिकली एसेंशियल है, और अब इसके बाहर जाकर के अगर कोई भी अबॉर्शन करवाता है, कोई भी वेमन अगर अबॉर्शन करवाती है, तो उस केस में फिर बाद में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। तो एक तरफ तो अगर फीटस एबनॉर्मल है तो 24 हफ्तों के बाद में भी प्रेगनेंसी अलाउड है, और दूसरी तरफ अगर मतलब कोई और प्रॉब्लम है, अगर फीटस को प्रॉब्लम नहीं है, फिर 24 हफ्तों के बाद में आप टर्मिनेशन को अलाउ नहीं करते हो, तो यहाँ पर पॉइंट दो निकल के आ गए ना। तो एक तो ये कि अगर पहली बात है कि हाँ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बियॉन्ड 24 वीक्स इज अ सेफ प्रोसेस, तो ये आप अलाउ कर दोगे टर्मिनेशन उसी केस में, वो भी कब कर रहे हो, जब सब्सटेंशियल फीटल एबनॉर्मेलिटीज हो। तो ये तो फिक्टिशियस और मॉरलिस्टिक क्लासिफिकेशन हो गया। फिक्टिशियस का एक तरीके से फर्जी माहौल हो गया कि फीटस को प्रॉब्लम होगी तो ही आप 24 हफ्तों के बाद में टर्मिनेशन को अलाउ कर रहे हो। जबकि दूसरा अगर केस है जिसमें वुमेन की सेफ्टी को रिस्क है, तो यहाँ पर आप देखो, ये तो यूजेनिक टेनोर दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ पर जो एक सेक्स सिलेक्शन का जो माहौल है वो क्रिएट करने की बात कर रहे हो आप। तो दोनों चीज़ों में कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, ठीक है। तो इसमें एक क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर क्या होता है, लूप होल्स बच जाते हैं, लोग फिर उनका यूज़ करते हैं। एक चीज़ ठीक है कि मैरिड वुमन एंड हर हस्बैंड की बजाय वुमन एंड हर पार्टनर को अभी कंसिडर कर लिया गया है। तो अभी जो लिव इन पार्टनर्स हैं उनको अभी एक तरीके से अप्रूवल, एक एक्सेप्टेंस मिल गई है। लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो बैरियर्स हैं उनको कहीं ना कहीं ख़त्म भी करने की बात की जा रही है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि फाइनल जो जजमेंट होगा वो मेडिकल प्रैक्टिशनर का होगा। अब वो मेडिकल प्रैक्टिशनर क्या सोच करके फिर अपना एक तरीके से ओपिनियन प्रोवाइड करेगा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक चिंता का कारण है। दूसरा, एक साइंटिफिक या फिर ऑब्जेक्टिव या फिर कंपैशनेट मैनर में अगर देखा जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वुमेन का खुद का जो स्टेटस है, चाहे वो मैरिड है या फिर अनमैरिड है, तो उस केस में उनको एक मीनिंगफुल चेंज मिला है कि वो अब अपनी खुद की लाइफ, मतलब रिप्रोडक्शन का जो राइट है, उसको वो अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर पाएंगी। इसके अलावा केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने वुमेन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है कि रिप्रोडक्टिव चॉइस जो है ना, बच्चे पैदा करने का जो राइट है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और उसको राइट टू प्रिवेसी, डिग्निटी एंड बॉडीली ऑटोनॉमी के साथ में कनेक्ट किया। तो ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये अमेंडमेंट बिल जो है, जो राज्यसभा ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट की एसेंट जब मिल जाएगी, तो देखो कम से कम ज़्यादा भी नहीं ना, तो अभी जो शॉर्ट टर्म में जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको तो एक तरीके से अचीव होते हुए देख रहे हैं, बट जो ये कुछ वेगनेस है ना टाइम को लेकर के, उस टाइम की क्लैरिटी बनाने की ज़रूरत है। आगे देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, व्हाट दे लॉस्ट इन लॉकडाउन। आर्टिकल लिखा राजेंद्रन नारायणन के द्वारा। देखो, आज 1 साल हो चुका है जब पिछले साल नेशन वाइड लॉकडाउन लगा था,
और लगभग 500 मिलियन इनफॉर्मल सेक्टर के जो वर्कर्स हैं वो अपने काम को छोड़ करके अपने घरों की तरफ जाने के लिए मजबूर हो गए थे। इसमें एक यहाँ पे एनेक्डोट बताया जा रहा है कि उससे, और साथ में एक पेरेलियस सर्कमस्टांस आ गई थी, बहुत मजबूरी वाली ऐसी परिस्थिति आ गई थी। और आप देखोगे कितना ज़्यादा एग्जोडस हुआ था, माइग्रेंट वर्कर्स को अपनी खुद की जो रोजी रोटी की जगह थी वो छोड़ करके घरों की तरफ जाना पड़ा था। बेरजोम पहाड़िया, ये 54 साल का एक माइग्रेंट जो कि 1200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जाता है दिल्ली से झारखंड। ठीक है, ये संथाली लैंग्वेज के अलावा ज़्यादा बोलना जानता नहीं था। मजबूरी ये आ गई कि ये रेलवे ट्रैक के पास में भूखा तड़पता हुआ पड़ा मिला और एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने उसको उठाया। आप देखो, ये एक डिस्ट्रेसिंग स्टोरी है कि ऐसी कितने मतलब बेरजोम पहाड़िया होंगे जिन्होंने इतनी मुश्किलों का सामना किया होगा। सिमिलरली संथाली वुमेन जो कि कर्नाटका की एक फैक्ट्री में काम कर रही थी, उसको भी यही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तब जाकर के उसके साथ की जो दूसरी संथाली माइग्रेंट वर्कर्स थी उन्होंने उनकी हेल्प की। तो वर्किंग क्लास इन इंडिया की अगर बात करें तो हिस्टोरिकली और आज प्रेजेंट, आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं ना, वहाँ पर कंटेम्प्ट और अपैथी का शिकार होती रही है। अपैथी का मतलब आप सिंपैथी ना दिखाओ, सहानुभूति ना दिखाओ, और कंटेम्प्ट का मतलब कि हर बार कहीं ना कहीं सरकारें ऐसे कदम उठाती है जिसकी वजह से वर्किंग क्लास को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर हम कुछ स्टडीज़ की बात करें, जिसमें पहली स्टडी है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो उन्होंने ये कहा कि पूरे देश की अगर बात करें तो उसमें अजीम प्रेम जी जो यूनिवर्सिटी है ना, उसके भी, ये खुद भी उसी से एसोसिएटेड है, राइटर भी। तो बोला हमने पूरी स्टडी की ना, तो एम्प्लॉयमेंट जो लॉस था वो आप देखोगे लगभग 68% लॉस था। 2019 दिसंबर के कंपैरिजन में अप्रैल 2020 में कितना एम्प्लॉयमेंट लॉस हुआ? 68%। और अगस्त 2020 आते आते और भी ज़्यादा ये क्राइसिस बढ़ता हुआ दिखाई देने लग गया था। वुमेन की अगर बात करें तो 56% अनएम्प्लॉयड रही, जबकि दिसंबर की अगर बात करें, कहने का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। ये डेटा इतना काम का है नहीं, राइट। मेन जो बात है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। इसके अलावा इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर अगर हम घुस के देखें, थोड़ा और जूम करके देखें, तो फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अर्निंग्स हैं वो उनकी आधी हो गई जितनी उनकी अर्निंग्स पहले हुआ करती थी। इसके अलावा लॉकडाउन ने जो फूड कंजम्पशन का पैटर्न था उसको भी बिगाड़ के रख दिया है। आज देखोगे जिन भी लोगों से बातचीत की गई ना सर्वे के टाइम पे, तो राइटर ये बोल रहे हैं कि 30% तो ऐसे लोग थे जिन्होंने ये बोला कि या तो उन्होंने खाना खाया नहीं, या फिर वो खाना खाया भी तो सिर्फ एक टाइम ही उनको मिल पाया। तो ये जो चीज़ें सारी नंबर्स ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है। सिमिलरली हंगर वॉच के अकॉर्डिंग ये सर्वे कंडक्ट हुआ था अक्टूबर 2020 में। तो इसमें बताया गया कि राइट टू फूड कैंपेन, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जब स्टडी की गई तो लगभग 48% रेस्पोंडेंट ऐसे थे जो कि सोते थे रात को बिना कुछ खाए पिए। बहुत ज़्यादा नंबर है। दूसरा, 30% ऐसे रेस्पोंडेंट थे कि उन्होंने एक बार या फिर कई बार उन्होंने अपने मील को छोड़ा है, मतलब खाना छोड़ना पड़ा है क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं थे, उनके पास में जॉब नहीं थी। तो ये जो ड्रास्टिक रिडक्शन देखने को मिला है ना, एक तो फूड इनटेक में और दूसरा न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ में, तो ये तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा परेशानियों का कारण बनेगी लॉन्ग टर्म में इंडिया जैसे ग्रोइंग कंट्री के लिए। तो ये और सही में इस पेंडेमिक का डिस्प्रपोर्शनेट इफेक्ट देखने को मिला वुमेन पे, वो भी उन वुमेन पे जो कहीं ना कहीं इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अपने हस्बैंड के साथ में हाथ बटा रही थी। बिग शॉक एब्जॉर्बर की अगर बात करें, जब ये लॉकडाउन लगा, क्राइसिस आए, तब एक चीज़ निकल के आई कि हाँ, पीडीएस सिस्टम के बेसिस पे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बेसिस पे फूड ग्रेन्स को सब्सिडाइज्ड रेट पे या सस्ते में अवेल कराया गया। तो कम से कम उस टाइम पे बहुत हेल्प मिली थी। और ऐसे क्राइसिस जो अभी चल रहे हैं वो अभी भी लगातार ख़त्म थोड़े ना हुआ है, फिर से एक वेव आ गई है। बट प्रॉब्लम क्या है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अभी क्या टारगेट कर लिया है कि जो अभी नवंबर तक ही था, ये जो फ्री में जो अनाज देना था ना गरीबों को, वो नवंबर 30 तक ही अलाउ किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। जबकि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास में जितना बफर स्टॉक है ना, उसका 4 गुना अनाज पड़ा हुआ है। तो उस केस में ये बफर स्टॉक को आप इकट्ठा कर रहे हो और गरीबों को जो भुखमरी से मर रहे हैं
उनको आप टाइम पे खाना नहीं पहुंचा रहे हो तो कितनी गलत बात हो जाती है। इसके अलावा नीति आयोग ने तो इससे आगे बढ़ करके एक और सजेशन दे दिया है कि अभी जो फूड सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है वो 75% तक है गाँव में, उसको रिड्यूस करके बोला अब 60% कर दो, और शहरों में 50% तक फूड सब्सिडी मिलती है, बोलो उसको घटा कर 40% कर दो। जबकि कोविड-19 की क्राइसिस की वजह से इनकम की और फूड की शॉर्टेज अभी ख़त्म नहीं हुई है। आज वुमेन और चिल्ड्रन जो है वो न्यूट्रिशन के लिए तड़प रहे हैं, इवन अभी तो पेट भर खाना भी नहीं मिल पा रहा है उनको। इसके अलावा अभी जो रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट जो आई थी फेज़ 1 की, ठीक है, जिसमें शायद 17 स्टेट्स के बारे में वो रिपोर्ट थी, वो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, ठीक है। तो उसमें ये था कि जो चाइल्ड न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स है ना वो स्टैग्नेटेड हैं, मतलब फंसे पड़े हैं। 2015 में जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था ना, उसके कंपैरिजन में 2019 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। चाइल्ड न्यूट्रिशन लेवल वो का वो बना हुआ है, और पेंडेमिक ने तो देखो परिस्थितियाँ और ज़्यादा बिगाड़ दी हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम देखें तो टेक्नोक्रेटिक्स की तरफ से जो आइडियाज़ या इकोनॉमिस्ट या फिर जो साइंटिस्ट हैं उनके हिसाब से जो सजेशन दिए गए हैं उन पर गवर्नमेंट ज़्यादा काम कर रही है। जैसे कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, बोले ये दिखने में तो थ्योरी में तो बहुत साउंड पॉलिसी देखने को मिल रही है, पर इसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं। जैसे कि मान लो एक इंडिविजुअल है झारखंड का, वो कर्नाटका में काम करता है कहीं पे, ठीक है, झारखंड से वो ए बंदा जाकर के काम करता है कर्नाटका में। अब कर्नाटका में पीडीएस शॉप पे जाकर के 1 नेशन 1 राशन कार्ड के बेसिस पे बोलता है कि आप मुझे अनाज दो। अब वो कर्नाटका वाला पीडीएस शॉप वाला क्या बोल सकता है, उसको ये कह के मना कर सकता है ना, भाई आपके राशन कार्ड से तो दूसरे स्टेट के अंदर अनाज उठ चुका है। अब उस बंदे के पास में, इस ए के पास में क्या मतलब डिफेंस, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए क्या डेटा है भाई उसके पास में कि मेरे अकाउंट से पैसा उठा है कि नहीं उठा। तो यहाँ पे ये गफला किया जा सकता है, मतलब अनएजुकेशन का फ़ायदा उठाया जा सकता है। देखो एजुकेटेड कोई होता है तो वो तो बोल देगा दिखा तेरा सिस्टम मुझे कहाँ पर उठा कहाँ नहीं उठा, वो सारी चीज़ें बता सकता है। बट अनएजुकेटेड लोगों को तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। और इस जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं या फिर आप इनकी बात करो जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, ये तो इनकी कहाँ एजुकेशन लेवल होती है, एजुकेशन लेवल ही होती तो फिर ये कोई इस तरीके से पैदल थोड़े ना चल के जाते, इतने परेशान थोड़े ना होते। तो इस 1 नेशन 1 राशन कार्ड को हम कहीं ना कहीं एक पैनेशिया के तौर पे देख रहे हैं, बट यहाँ पर करप्शन भी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि राशन डीलर्स है ना वो स्क्रूटिनी से बच सकते हैं, तो उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो सिक्योर एम्प्लॉयमेंट और एक बेटर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं देनी, चाहे और पर्टिकुलरली बात करें वुमेन को ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पीरियोडिक लेबर फोर्स की अगर बात करें ना 2018-19 में, तो उसके हिसाब से गाँव में हर 5 औरतों में जो कि काम करना चाहती हैं, कमाना चाहती हैं, उनमें से 4 औरतें अनएम्प्लॉयड हैं। तो आप देख सकते हो कि वुमेन तो और ज़्यादा मुश्किलों का सामना कर रही हैं। तो एक कंडीशन तो आप ये देखो कि जॉब करने की इच्छा भी रखती हैं पर जॉब उनके पास में है नहीं। दूसरी कंडीशन आंगनवाड़ी सेंटर्स की बात करो तो आंगनवाड़ी सेंटर्स में मेनली काम कौन करती हैं, वुमेन। और आप देखो जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो चलती है ICDS, जिससे कि बच्चों को टाइम पे खाना मिलना, वैक्सीनेशन टाइम पे होना, एंटीनेटल या पोस्टनेटल मतलब जन्म से पहले, जन्म के बाद में माता को और बच्चे को इंजेक्शन जो मिलने होते हैं, वैक्सीनेशन जो होना होता है वो करवाना। तो आंगनवाड़ी सेंटर्स दूसरा पिलर हो गया। और तीसरा आशा वर्कर्स, ठीक है, जो कि एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट होती हैं। इन तीनों को, ये ट्रिनिटी वुमेन वर्कर्स की अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं रूरल इकोनॉमी में, रूरल स्टैब्लिशमेंट में। बट इनको कोई वर्कर ना कंसिडर करके आप देखो उनको केवल वॉलंटियर कंसिडर करती है सरकार। भाई वॉलंटियर का मतलब तो ये हो गया कि वो वहाँ पर अपनी इच्छा से काम करने आ रही हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आ रही हैं। तो उनको वॉलंटियर ना मान करके उनको वेजेस टाइम पर मिलने चाहिए। और आज आप वेजेस की बात करो आंगनवाड़ी की या आशा वर्कर की, इनकी वो एबिसमली लो है, बहुत ही कम वेजेस मिलते हैं उनको, तो उनको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। और रही सही में पेंडेमिक के टाइम पे तो और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा है इनको। देखो नरेगा इकलौती है कि ऐसी स्कीम रही है जिसके चलते गाँव में जो है वो इकोनॉमी है वो कंटिन्यू अपने प्रोग्रेस करती रही।
बट सरकार ने 2021-22 का जो बजट अभी अलोकेट किया है उसमें नरेगा के वेजेस को भी रिड्यूस कर दिया। उल्टा इसके करना क्या चाहिए था कि नरेगा में जो जॉब एम्प्लॉयमेंट देने की जो गारंटी है ना कि 100 दिनों तक तो जॉब मिलेगा ही, उसको बढ़ा करके 200 दिन का कर देने की ज़रूरत है और वेजेस की रेट्स भी इंक्रीज करने की ज़रूरत है। देखो, ऑप्शन चॉइस नहीं होनी चाहिए बहुत सारे लोगों के पास में। ऑप्शन चॉइस का मतलब ये होता है कि चॉइस केवल अवेलेबल में से ही चूज करनी पड़े। हमें ब्रॉडर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की ज़रूरत है जिससे कि वो अपनी लाइफ की हार्डशिप को और ज़्यादा मतलब हैंडल कर सके, राइट। नहीं तो कि पता नहीं कितने हैं बिरजोम पहाड़िया जैसे जो पता नहीं कितना मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल वैल्यूज़ को इग्नोर नहीं कर सकती। अगर कर भी रही है तो वो कहीं ना कहीं फेलियर कंसिडर किया जाएगा। ओके, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके काम करने की ज़रूरत है और माइग्रेंट वर्कर्स के जो क्राइसिस है, जो मुश्किलों का सामना वो कर रहे हैं, उनको थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ओके, डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।